नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो हरियाणा के हिसार से आ रही है। पीएम मोदी हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने वक्फ बोर्ड और कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान के कई मायने हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड जो लाखों हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर रखा था, अगर इसका सही इस्तेमाल किया होता तो गरीब मुस्लिम नौजवानों को पंचर नहीं लगाना पड़ता। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ भूमाफियाओं ने जमीनों पर कब्जा किया और इसका इस्तेमाल किया। और जो पीएम मोदी ने बयान दिया है, उस बयान के क्या है सियासी मायने, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जो बयान पीएम मोदी का आया है उसके क्या है मायने और क्या संदेश देना चाहते हैं पीएम मोदी? उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि मुस्लिम युवा जो है वो पंचर बनाने वाले हो गए हैं। इतना कड़ा बयान उन्होंने अंबेडकर को लेकर के भी बयान दिया, कांग्रेस को लेकर के भी बयान दिया, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और तमाम ये जो दाढ़ी टोपी वाले मौलाना देश में आग लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको सीधा सीधा संदेश दे दिया गया कि तुम ये 1986 मत समझ लेना कि तुम सरकार को धरना प्रदर्शन से झुका लोगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया आज कि कम व्हाट में सरकार इस वक्फ के मामले में 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली है। यही सबसे बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री ने ताल ठोक के दिया है और ये कहा है कि ज्यादा ये जो मुस्लिम अपीजमेंट करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सबसे बड़ी दुश्मन है मुस्लिम समाज की। कई सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन कई सारे लोग ये चौंक गए हैं कि जो शख्स अब तक ये कहता आ रहा था कि सबका साथ, सबका विश्वास और पता नहीं क्या क्या, सबका विकास, वो अचानक से ये पंचर बनाने वाले नैरेटिव पे क्यों आया? क्योंकि उनको आज एक मैसेज देना था और वो मैसेज बड़ा ही क्लियर है कि ये सरकार कट्टरपंथियों के सामने घुटने नहीं टेकेगी। ममता बनर्जी की तरह वो पीछे से समर्थन नहीं करेगी। और जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, ये प्रधानमंत्री मोदी के डिटर्मिनेशन का, सरकार के दृढ़ता का एक परिचायक है। उन्होंने क्या कहा, उनका जो सबसे पहला बयान वो जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अंबेडकर के साथ क्या किया। आज अंबेडकर जयंती है, इसलिए ये जो मीम और भीम एक साथ, ये जो एक फर्जीवाड़ा जो चल रहा है देश के अंदर में, एक साथ उस पर हमला किया कि मत भूलिए कि इन्होंने अंबेडकर के साथ क्या किया। जब तक वो जीवित थे, कांग्रेस ने उनका अपमान किया, उन्हें 2 बार चुनाव में हराया गया। और ये बात सही है, कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पे, और खास करके जवाहरलाल नेहरू किसी भी कीमत पर अंबेडकर को जीतने नहीं देना चाहते थे। जब वो मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे, जवाहरलाल नेहरू वहां जाकर के उन्होंने कहा कि भाई वोट बर्बाद कर दो, लेकिन अंबेडकर को वोट मत करना। और कई सारे इतिहासकारों ने लिखा कि चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि अंबेडकर हार गया, हमने उसे जीतने नहीं दिया। तो भाई अचानक से अंबेडकर आप कर रहे हो, किस तरीके से आपने दुष्टता की, दुश्मनी निभाई अंबेडकर के साथ, वही प्रधानमंत्री आज कांग्रेस पार्टी को याद दिला रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। यह बहुत बड़ा कटाक्ष है और ये कोई नई बात नहीं है। ये बात तो सच्चर कमेटी ने 2006 में अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था कि जो समुदाय सबसे बड़ा एक मिडिल क्लास हुआ करता था आजादी के समय, वो 2006 तक आते आते वो दलितों से भी बदतर स्थिति इसकी हो गई। जबकि आपके पास ये अथाह संपत्ति, किसी भी कौम के पास 38 लाख एकड़ जमीन नहीं है। आज जमीन से ज्यादा कीमती चीज कुछ भी नहीं है। लोग
पैसे जमा करते हैं, इधर उधर सब कुछ करते हैं, जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी के रूप में जानी जाती है। आपके पास प्रॉपर्टी है लेकिन आपका नौजवान पंचड़ बना रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये स्थिति बदलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई कई सारी महिलाएं हमें चिट्ठी लिखती रही कि हमारी जमीनों को ये वक्फ बोर्ड, ये वक्फ माफिया ये कब्जा कर ले रहा है, इससे हमें मुक्ति दिलाइए। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के रुख के ऊपर भी हमला किया, ये कट्टरपंथी मौलानाओं के ऊपर भी हमला किया और ये साफ साफ संदेश दिया कि आपका ये धरना प्रदर्शन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए कई सारे राज्यों में एक्शन वक्फ के ऊपर शुरू हो गया है। कोई एक दरगाह, कोई एक मस्जिद, वो उसके बारे में आज संभल में वहां पे जांच शुरू हो गई है, जहां बताया जा रहा है कि वक्फ की जमीन वो गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा कर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर में ऑलरेडी 10 लोगों की टीम दिल्ली से वहां गई हुई है, एक एक प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि आपको बंगाल के अंदर टीएमसी का समर्थन मिल रहा है, आप आग लगाएं, हिंसा करें, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो पीछे हटने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब, जो पीएम मोदी का बयान आया है उसके बाद क्या मुस्लिम समाज की आंखें खुलेंगी या अभी भी ये इन मौलानाओं के पीछे चलेंगे? देखिए, आपने ऐसा सवाल कर दिया है, उसके बारे में एक ही चीज कहा जा सकता है कि भाई सोए हुए को जगाया जा सकता है, जगे हुए को कोई जगा नहीं सकता। जो सोने की एक्टिंग कर रहा है वो तो तभी जगेगा जब वो खुद जगना चाहेगा। इस देश में आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। अब जरा मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, मिडिल क्लास मुस्लिम्स को यह सोचना चाहिए कि दलित समुदाय जो समाज के सबसे नीचे पायदान में था, आज किस तरीके से उसने विवश कर दिया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम मीडिया, तमाम इंस्टीट्यूशंस को, कि आप अंबेडकर को, उनके हीरो को आप भगवान की तरह ट्रीट करें। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा का हिस्सा नहीं थे। ये कांग्रेसी हो या समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, कोई अंबेडकर को कोई लाइक नहीं करता था। लेकिन जिस तरीके से दलितों ने अपने वोट के दम पे अपने अधिकार के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, ये मायावती हो, काशीराम हो, चाहे रामविलास पासवान हो, तमाम दलित लीडर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। और डेमोक्रेसी का तो यही फलसफा है कि आप अपने वोट के अधिकार से बड़ी बड़ी शक्तियों को आप नीचा कर दें। और इसलिए आज विवश होकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दलितों के जो सबसे बड़े हीरो, उनको भगवान की तरह पूजने के लिए ये लोग विवश और मजबूर हुए हैं। क्या किसी मुस्लिम लीडर को ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान वो अंधे होकर के वोटिंग करते हैं, वो अपने लिए वोट नहीं करते, अपने अधिकार के लिए वोट नहीं करते, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करते। और ये ऐसी लड़ाई है कि जिसमें 2014 के बाद से मुसलमान लगातार हारता हुआ आ रहा है। तो ये आप समझिए, बीजेपी को मुसलमानों की वोट की आवश्यकता नहीं है। खुल के ये लोग कहते हैं, खुल के बैटिंग करते हैं। और इसीलिए ये जो दबाव की राजनीति चल रही है, वो दबाव की राजनीति वो बीजेपी पे असर नहीं होगी। यही संदेश उन्होंने दे दिया जब प्रधानमंत्री मोदी पंचर वाले नैरेटिव पे आ गए। तो आप समझिए कि बाकी के लोग कल से किस तरह से आग उगलेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, ये आजकल राहुल गांधी फैशन लेकर के चल रहे हैं, संविधान, उसके बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2013 में वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ के कानून में संशोधन किया था। इट वॉज जस्ट ड्यू टू वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुसलमानों को अपीस करने के लिए कि आपकी हालत खराब हो रही थी, इसलिए कि वोट बैंक जो है हर जगह मुसलमान। भाई दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी के साथ? 2013 तक में उनको समझ में आ गया, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, देश का कोई भी जगह हो, वो कांग्रेस पार्टी को पहले मुसलमान वोट किया करते थे। लेकिन उनको ये साफ साफ दिखने लग गया कि जहां जहां भी मुसलमानों को ये ऑप्शन मिलता है कि भाई कोई और व्यक्ति, कोई और पार्टी, कोई और लीडर बीजेपी को चुनौती दे रहा है, तो वो कांग्रेस को फटाक से छोड़ देते हैं। तो मुसलमान कैसे हमारी तरफ आए,
इसीलिए ये कानून लाया गया था। और मुसलमान ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वोट के सौदागर जो मुस्लिम समाज के अंदर बैठे हुए हैं, ये लिफाफा खोर मौलवी मौलाना, उनको खुश करने के लिए ये बिल लाया गया था। मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान की ऐसी की तैसी कर दी। और ये सही बात है, ये जो वक्फ का कानून जो एग्जिस्टिंग है, मैं बार बार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कानून अगर नहीं लाए होते मोदी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसे कूड़ेदानी में फेंक दिया गया होता पूरे के पूरे कानून को। कानून अभी जो बदलाव लाया है उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन अब इनको समझाए कौन। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश में वोट बैंक राजनीति का वायरस फैलाया। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना डाला। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता में बने रहे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आपने, भाई इस देश में अगर आप कहते हो भाई सब लोग समान हैं, संविधान का मतलब समान विधान, सेम लॉज फॉर एवरीवन, ये काम तो आपने किया नहीं। जब आप ये कहते हो कि गंगा जमनी तहजीब है, जब आप ये कहते हो भाई संविधान के सामने सब बराबर हैं, तो फिर आपने ये मुस्लिम और अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री आपने क्यों बनाई? बाबा भीमराव अंबेडकर के समय नहीं था, जवाहरलाल नेहरू के समय नहीं था। ये माइनॉरिटी कमीशन आपने क्यों बना दिया? ये जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर के समय नहीं था। ये सब 1991 के बाद एक मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है इन लोगों ने किया। और इस तरह की मिनिस्ट्री, इस तरह के कमीशन, इस तरह की चीजें, इस तरह के कानून आप लेकर के आए सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को खुश किया जाए। और जब आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये खुले रूप से बेशर्मी के साथ ये कहता हो कि संविधान के, देश के संसाधन के ऊपर सिर्फ और सबसे पहला मुसलमानों का अधिकार है, तब तो आपने सारे देश को जो है आपने बांट के रख दिया। आइडिया के स्तर पे भी और आप पॉलिसी के स्तर पे भी ये कह रहे हो कि सबसे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। तो गरीब कहाँ, ओबीसी कहाँ, एससी कहाँ, एसटी कहाँ? आप ये कहते कि गरीब मुसलमानों का अधिकार, गरीब हिंदुओं का अधिकार, जो गरीब हैं उनका पहला अधिकार है, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब आप किसी एक धर्म विशेष, और यही संविधान के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात है कि आपने वो काम किया जो अंबेडकर साहब ने मना किया था कि धर्म के आधार पे कोई कानून नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस ने यही काम किया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि कम वक्त में हम अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलेंगे, तो वक्फ के ऊपर जो भी तमाशा होना है होने दीजिए। ये सरकार ने आज सिग्नल दे दिया कि वक्फ के ऊपर सरकार अंतिम समय तक लड़ती रहेगी। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से पीएम मोदी का बयान आया है उससे साफ है कि कट्टरपंथी या मौलाना गैंग कितना भी हो हल्ला काट ले, मोदी सरकार झुकने वाली नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस और वक्फ बोर्ड की मिलीभगत की पीएम मोदी ने पोल खोली है, उससे भी साफ है कि आगे भी इस पर एक्शन जारी रहेगा। यानी अगर वक्फ बोर्ड से जुड़े जितनी भी तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें हैं, उन्होंने ज्यादा हंगामा किया तो इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।